हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने देख लिया है व्हाट इज पार्लियामेंट, संसद क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसको हमने देख लिया है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी हमने देख लिया है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद में हम इसमें देखेंगे जो मुख्य 3 हिस्से हमने पढ़े पार्लियामेंट के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया है। अब हमको पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। तो हम शुरुआत करते हैं किससे? लोकसभा से। लोकसभा क्या है, शुरू करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। किससे? एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एट 552, 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अप टू 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड अप टू 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज। इसमें से जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। वाइल नॉट मोर देन 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, 2 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। तो ये जो 2 मेंबर्स हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। प्रत्येक जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होती है वो कुछ एरियाज में डिवाइडेड होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। सो एंड one representative from each constituency is elected to the लोक सभा। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाता है। एनी सिटीजन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, ध्यान रखना 25 ईयर्स, एनी सिटीजन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा। कोई भी व्यक्ति जिसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। यदि सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस, मध्यावधि चुनाव, आर हेल्ड इफ फॉर एनी रीजन। यदि किसी कारणवश ऐसा कोई कारण हो जाए, कैसे, तब, कब, कौन सा कारण? द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स। किसी कारणवश राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, ये हो गया लोकसभा। अब हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? देखिए, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यों की सभा। इट इज अ परमानेंट हाउस, ध्यान दीजिए, इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। जैसे कि हमने देखा लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, यानी कभी भी विघटित नहीं होती। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और एंड 1/3 मेंबर्स, ध्यान दीजिए कितने? 1/3, 1/3, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, कितना? प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। देखा आपने अंतर? लोकसभा के सदस्य जो थे डायरेक्टली चुने जा रहे थे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्य विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। द हाउस कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। राज्यसभा के
अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। wherein 12 members are nominated by the president, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में कितने थे? 2 सदस्य नॉमिनेट हो रहे थे। राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। कौन होते हैं ये सदस्य? ये सदस्य होते हैं दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव स्पेशल नॉलेज, कुछ विशेष ज्ञान वाले होते हैं। किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, सिनेमा एटसेट्रा। अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस टू राज्यसभा शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए। लोकसभा में कितना था? 25 वर्ष था। राज्यसभा में कितना है? 30 वर्ष। दोनों में अंतर करके आपको ध्यान देना है ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। ओके, नाउ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। हमने लोकसभा देख लिया, राज्यसभा देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन, प्रधानमंत्री की कैसी स्थिति होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंजॉयज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ द कंट्री इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री जो होता है सबसे शक्तिशाली पद पर होता है। ही इज कंसिडर्ड एज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द नेशन। वो देश का एक सर्वप्रमुख नेता होता है। ही या शी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड डिसाइड्स द इशू टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। वह कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता करता है और उसमें जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उनको चर्चा के लिए रखता है। ही इज लिंक बिटवीन, वो एक लिंक है किसके बीच में? द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। देश के राष्ट्रपति और जो कैबिनेट है उसके बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। सिंस ही इज द लीडर ऑफ द टर्म ऑफ मिनिस्टर, द अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजंस रेस्ट विद हिम। जब तक वो सदन का नेता है तब तक सारी जो शक्तियां हैं, अल्टीमेट पावर जो है वो उसमें निहित होंगी। He also has the power to appoint or remove any minister from the cabinet. उसके पास किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाने या अपॉइंट करने की शक्ति होती है। He also supervises and controls the working of the ministers and advise them when necessary. वह कैबिनेट के सभी सदस्यों को या मंत्रियों को सलाह और सुझाव देने का काम करता है और उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। The Prime Minister has the ultimate power to take decisions regarding foreign affairs and strategic matters. प्रधानमंत्री के पास अल्टीमेट पावर होता है, सर्वोच्च शक्ति होती है to take decisions regarding foreign affairs and strategic matters. सामरिक मामलों में, देश के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें, और विदेश मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की जो संपूर्ण परिषद है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक मंत्री काम करेगा मतलब पूरी कैबिनेट ने काम किया है, समझ गए। इफ फॉर एनी रीजन, यदि किसी कारणवश द पार्लियामेंट पासेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज एंटायर टीम ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन। तो प्रधानमंत्री और उसकी संपूर्ण मंत्री परिषद को, मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। क्यों? क्योंकि उनका सदन का उनमें कोई विश्वास नहीं है। ही इज फॉर द रीजन दैट द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ स्विम एंड सिंक टुगेदर। इसीलिए ये नीति होती है, इसको साथ में डूबना और साथ में तैरने की नीति कहा जाता है। कितना समझ गए?
ये था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कार्य, पार्लियामेंट क्या काम करता है। इनेक्टिंग लॉज, नियम और कानून बनाना। इनेक्टमेंट ऑफ द लॉज इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कानून बनाना पार्लियामेंट का सर्वप्रमुख कार्य होता है। इट मेक्स लॉज ऑन ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यह संघ सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाती है। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कौन? पार्लियामेंट। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ बिल? यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट इज द बिल? द आंसर इज द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स। दो टाइप के बिल्स होते हैं। कौन से बिल? ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। दो टाइप के बिल कौन से हैं? ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। देखिए, ऑर्डिनरी बिल कौन सा है? ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यह जो बिल है सदन के दोनों, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। व्हेन पास बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउस कौन से? लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स अ लॉ। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह जो बिल होता है यह एक लॉ बन जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, मनी बिल। देखिए, मनी बिल कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान रखना, ये अंतर है सामान्य बिल और मनी बिल में। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। आफ्टर इट इज पास्ड हेयर, जब यह यहाँ पास हो जाता है, कहाँ? लोकसभा में। इट इज सेंट टू द राज्यसभा, अब यह राज्यसभा को भेजा जाता है। विच हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 40 days और विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। राज्यसभा को यह बिल 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, किसी सिफारिश के साथ या किसी सिफारिश के बिना। राज्यसभा इस पर कोई सुझाव दे सकती है। द लोकसभा हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज रिकमेंडेशंस। लोकसभा के पास ये अधिकार है कि जो सुझाव या सिफारिश उसको दिया गया है वो उनको माने या रिजेक्ट कर दे। इफ द बिल इज नॉट रिटर्न विद इन 40 days, यदि राज्यसभा इस बिल को यानी मनी बिल को 14 दिन के भीतर ना लौटाए, इट इज डीम्ड पास्ड बाय द राज्यसभा, यह राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी 14 दिन के भीतर राज्यसभा इसको लौटा दे तो ठीक है, ना लौटाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पास मान लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, द सेकंड पॉइंट इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण। द पार्लियामेंट कीप्स अ कांस्टेंट चेक ऑन द council of ministers by asking questions to ministers about issues related to their respective departments, by raising questions, adjournment motions, calling attention notices, censure motions और debates। देखिए क्या होता है, द पार्लियामेंट कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चंस। संसद जो है अपने मंत्रियों पर या सदस्यों पर प्रश्न पूछकर नियंत्रण करती है। अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, उनके संबंधित विभाग से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाय रेजिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछकर। एडजर्नमेंट मोशन के द्वारा। कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस, सेंसर मोशंस और डिबेट्स। द लोकसभा कैन ऑल्सो पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा जो है, द लोकसभा कैन ऑल्सो पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव भी इनके खिलाफ लाया जा सकता है। विच इफ पास्ड, यदि यह पास हो जाता है, फोर्सेस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है वो सभी रिजाइन करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समझ गए कैसे उन पर कंट्रोल होता है? सेकेंड, टू कंट्रोल द फाइनेंस, वित्तीय नियंत्रण।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू पास द एनुअल यूनियन बजट। वार्षिक बजट पास करना किसकी जिम्मेदारी है? संसद की जिम्मेदारी है। द बजट कंसिस्ट्स ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट क्या है? बजट है सरकार के एक वर्ष का लेखा जोखा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा किस मद में जाएगा, यही है बजट। इसके जो अनुमान होते हैं वही बजट कहलाता है। द एग्जीक्यूटिव हैज़ नो अथॉरिटी टू स्पेंड एनी मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। कार्यपालिका के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वह बिना संसद की अनुमति के एक भी रुपया खर्च कर सके। नेक्स्ट, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों है? हो सकता है किसी विषय में कोई गलती हो या समय के अनुसार किसी विषय में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। एनी प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द पार्लियामेंट। संविधान में संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक सिर्फ पार्लियामेंट में लाया जाता है। द मेजोरिटी ऑफ प्रपोजल्स नीड टू बी अप्रूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, but in certain cases proposals need to approve at least half of the seats, after which they should be passed by parliament with majority। किसी भी बिल को पास करने के लिए 2/3 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। समझ गए संविधान संशोधन किस तरीके से होता है? नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या आता है? देखिए, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, जुडिशियल फंक्शंस, न्यायिक कार्य, न्यायिक शक्तियाँ। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। संसद के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। महाभियोग यानी उनको अपने पद से हटाना। किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। यदि वो अपने पद पर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इतना समझ गए आप? इस चैप्टर में आपने क्या देखा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होती है, क्या उसके कार्य होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, कैसे हमने अमेरिका और ब्रिटेन में से ब्रिटेन के स्वरूप को चुना। ठीक है, हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, इसमें संसद के कंप्लीट जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों के बारे में हमने देखा, तीनों की शक्तियाँ देखी, किस किस तरीके से कौन काम करता है और क्या उनके प्रमुख काम होते हैं। समझ गए आप?